सीहोर में सत्ता का मंथन, भोपाल में संगठन की बैठक, बीजेपी में बैठकों का क्या संदेश, सत्ता और संगठन में ऑल इज वेल। इन दो तस्वीरों पर अलग अलग विश्लेषण किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर कॉमन है कि सत्ता और संगठन में अलग अलग चर्चा हुई है। सीहोर में सरकार के मंत्री जुटे, जिसमें मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के तमाम मंत्री शामिल हुए, तो भोपाल में संगठन पदाधिकारी रणनीति बनाते दिखे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि आखिर कैबिनेट की बैठक भोपाल में नहीं होकर सीहोर में क्यों? क्या बैठक के साथ साथ और भी कुछ बातें हुई? हालांकि बैठक शुरू होने से पहले संकेत यही मिले कि मीटिंग कोरोना पर ही केंद्रित रहने वाली है। चिंतन इस बात का है कि जो बीत गया कालखंड, उसके बाद जो लोग, जैसे बच्चे ही, कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि जो बच्चे लावारिस हो गए या जिनके माता पिता चले गए, उनके जीवन की चिंता, मंथन इस बात का कि अमृत निकले। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद की परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो क्या जो बातें कैमरे के सामने कही गईं, अंदर भी वही हुआ कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ। ये तस्वीर देखिए, सीएम शिवराज के साथ मंत्रियों ने लंच किया। सिर्फ बैठक नहीं बल्कि खुलकर बातचीत हुई। हालांकि कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी हुए। तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है और तैयार है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार टेस्ट मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं से भी अगर सिर उठाने की कोरोना कोशिश करेगा तो उसके फन को वहीं कुचलने की तैयारी इस बार हम रखेंगे। आज कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, उस रेवेन्यू लॉसेज के लिए भी कैसे पुनः पटरी पर लाकर तेज गति से हम विकास की रफ्तार को दौड़ाएं, उसके लिए भी एक समिति बनाई। दिन भर के मंथन के बाद 4-5 विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री ने आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंगित की थी, और उसमें से एक थी रोजगार। कोरोना काल के चुनौतियों का सामना करने के बाद हम रोजगार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। वैसे भोपाल में हुई संगठन की बैठक में भी कुछ फैसले हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जन्मदिन पर 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण होंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस पर भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे खास बात ये भी रही कि हर बूथ को वैक्सीन युक्त बूथ बनाने की रणनीति बनाई गई। प्रत्येक बूथ टीकाकरण युक्त बूथ बने, इसका भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए हम हर बूथ पर इस अभियान को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर हेल्थ को लेकर के स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव में नौजवान और महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेंगे। जानकारों की माने तो दोनों बैठकें ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद हुई हैं। मतलब साफ है कि सत्ता और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है। वैसे बैठक के जरिए मंत्रियों के मन की टोह लेने की सरकार की कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है कि संगठन की बैठक में निगम मंडलों की नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ है। हालांकि ये सारी बातें ना तो चालू कैमरे के सामने कही गई हैं और ना ही बंद कैमरे के सामने। सब बंद दरवाजे की बातें हैं, जिसे कई लोग कयास भी कहते हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का महामंथन। तो महामंथन का एक और दौर और एक ऐसा मंथन जिसके पहले कोरोना हम सबको किसी सुनामी की तरह, किसी भूकंप की तरह बुरी तरह झंझोड़ चुका है, बुरी तरह हिला चुका है। निश्चित तौर पर बहुत सारे मसले तो ऐसे थे जो कोरोना से ही जुड़े थे, जिसका जिक्र भी हुआ, चाहे रेवेन्यू कम होने की बात हो या तीसरी लहर की आशंका और उससे निपटने की तैयारी हो। ये तमाम वो मसले हैं
जो हमें ये बताते हैं कि आखिर कोरोना से कितना डैमेज हुआ है और सरकारें भी अब उसको लेकर कितनी सतर्क और सजग है। राजनीतिक मायनों की तरफ अगर हम चलें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने बेहिचक हो सकते हैं और सबसे बड़ा तो यही है कि लंबे समय से एक ऐसे परिवेश में कोई बैठा नहीं होगा। आप और हम भी अगर अपनी बात करें तो बीते 2-3 महीनों से, ख़ासतौर से मार्च से, होली के बाद से, अगर अभी तक के समय की हम बात करें तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों के साथ या अपने परिचितों के साथ या अपने शुभचिंतकों के साथ एक बड़ा छुट्टी जैसा माहौल में कहीं दुख सुख की बातें की हों। तो एक कोशिश वो भी नज़र आती है मुख्यमंत्री अपने उन साथियों के साथ जिनसे सिर्फ वर्चुअल डिस्टेंस के साथ बात होती रही, क्योंकि कैबिनेट की अधिकांश बैठकें वर्चुअल हुई हैं। तो ये भी एक कोशिश रही और किसके मन में क्या है ये तो सहज उत्सुकता रहती ही है साहब। अगर आप 4 दिन घर में पत्नी से आपकी बातचीत थोड़ी सी कम हो तो दोनों तरफ से तरह तरह की बातें हो जाती हैं कि आजकल तो लगता है कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा ऑफिस में फोकस है। आप भी कहने लगते हैं कि आप घर के कामों में बहुत मसरूफ़ हैं मैडम, तो आप तवज्जो ही नहीं दे रही हैं हमारी तरफ। तो ये मसले भी होंगे, वहाँ भी होंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश भी होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब, बहुत उनका स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका और एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसी बात हम बार बार कहते हैं, वो तो अपना काम उनका चलता ही रहता है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। और जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ सीहोर से जुड़ रहे हैं, उसी रिसॉर्ट से जहां ये बैठक हुई है। सबसे पहले जुगल की एक प्रतिक्रिया लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जुगल, दिन भर का जो घटनाक्रम, जो परिवेश हम देख रहे थे कि एक लंबे समय बाद इस तरह के परिवेश में बैठना भी कई बार सहज भी करता है और असहज भी करता है, कि लंबे समय बाद आप एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस के साथ रूबरू हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में चिंता भी हो सकती है कि भैया मास्क प्रॉपर लगाए कि नहीं, सैनिटाइज है कि नहीं, बाहर का खाना पीना खुलकर शुरू कर देना चाहिए कि नहीं। किस तरह का पूरा ओवरऑल एक पॉलिटिकल मायने और तमाम वो मायने जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्या कहेंगे आप? जी जुगल। देखिए, इस बैठक का अगर हम पूरा दिन भर का अगर इस बैठक में जो मंथन हुआ है उस पर अगर हम जाएं तो हमको यही दिख रहा है कि कोरोना को लेकर जो तीसरी लहर आने वाली है उससे किस तरह से लड़ाई लड़ना है उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा 8 समितियां बनाई गई हैं जो अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षा का हो, महिलाओं का हो, स्वास्थ्य का हो, इन तमाम मुद्दों पर जो एक कमेटियां बनाई गई हैं, मंत्रियों समूह बनाया गया है जो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह राजनीतिक मायने और निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे थे, बेहद सहज महसूस कर रहे थे आज मंत्री। और आपने ये सुना होगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार ये बात कही कि मंत्रियों से खुलकर बात की गई। खुलकर शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है, यानी कि निश्चित रूप से कोरोना के काल के समय क्योंकि वर्चुअल बैठक हो रही थी, लगातार मंत्री मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात भी कम हो रही थी, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, इस लिहाज से मुलाकातें नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल सहज रूप से आज दिन भर मंत्रियों के साथ रहे मुख्यमंत्री। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि मुख्यमंत्री एक मंत्री की टेबल पर गए, जहां जहां भोजन हो रहा था वहां मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। तो निश्चित रूप से एक सहज माहौल के बीच चर्चा हुई और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया में चर्चाएं थी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चाएं थी, जो इस समय मध्य प्रदेश में बेहद चर्चित हुई थी, उन सभी जो चर्चाओं को विराम लगाते हुए आज सभी ने एकजुट होकर अगली लड़ाई, कोरोना से जो तीसरी लहर संभव आ सकती है, उससे लड़ाई का एक संकल्प लिया है। जी, संगठन से क्या संगठन से भी कुछ प्रेजेंस वहां देखी गई? किस तरह से आप देखते हैं इसको कि कुछ क्या संगठन से जुड़े भी कुछ नेताओं को अलाउ किया गया था कैबिनेट बैठक में? नहीं सर, संगठन से जुड़े लोगों को इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। संगठन की अपनी एक अलग बैठक हुई थी जिसमें विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत, इन्होंने एक अलग से बैठक की है और सभी जो पदाधिकारी दोनों का समय क्या लगभग मैच करता था जुगल? दोनों तरफ जी हाँ, लगभग समय आसपास ही था। ये करीब 12 क्या बजे लंच पर और डिनर में ये संगम हुआ भी संगठन का और सत्ता का? जी
सीहोर में सत्ता की बैठक थी, मंत्रियों का बैठक सीहोर में थी और जो संगठन की बैठक थी वो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में थी, इसलिए आपस में आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन लगातार संपर्क जरूर रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और एक दूसरे पर नज़र भी होगी कि कहीं क्या उधर का फीडबैक है और क्या इधर का फीडबैक उधर है। तो यानी इन दोनों बैठकों के बीच में, जिसमें एक प्रदेश कार्यालय में थी और एक सीहोर के एक निजी एक होटल कह लीजिए या उसको आप एक मोटेल कह लीजिए, वहाँ पर रही। और इसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अभी पूरी तरह इसका समापन नहीं हुआ। जुगल, आखिरी सवाल मेरा, ये समापन अभी नहीं हुआ, इसका क्या विधिवत डिनर के बाद ही ये समाप्त होगी या कब तक जाएगी ये बैठक? देखिए, बैठक समाप्त हो चुकी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं। अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने ब्रीफिंग करने के बाद सभी मंत्री यहां से रवाना हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है जो 8 समितियां बनाई गई हैं, इन 8 समितियों की बैठक भी 1-2 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो कैबिनेट बैठक थी ये खत्म हो चुकी है। जी, बत्तियां बुझने लगी हैं, आपको देखकर भी हमें समझ आ गया कि अब विदाई की बेला है, वहां से निकलने की बेला है और सब रिसोर्ट से निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुगल जी, धन्यवाद आपका। हर्षवर्धन जी, किस तरह देखते हैं आप इस बैठक को? एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। किस तरह देखते हैं आप इस बैठक को, जो एक बीजेपी कार्यालय में हुई और एक बैठक हुई रिसोर्ट में सीहोर के पास? जी जी शरद जी, 15 जून के बाद मध्य प्रदेश खुलने लगा है और आज हमने देखा कि दोनों ही बैठकें, सत्ता की या संगठन की, इससे कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन भी अनलॉक हो रहे हैं ऑफिशियली। क्योंकि राजनीति तो अपना काम हमेशा करती है, वो कभी थमती नहीं हो, लेकिन अभी तक वो पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दे के सामने आ गई है। इस बीच जो मध्य प्रदेश में सरकार के स्तर पे कुछ बदलाव होने वाले हैं, संभावित हैं, निगम मंडल की नियुक्तियां हैं और मंत्रियों के बीच जो समन्वय की कथित कमी दिखाई देने की बात होती है, उसको दूर करने की बात है, या फिर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप क्या हो पोस्ट कोरोना, उसको थामने की बात है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बैठक घूमती है और अब मुझे लगता है कि सरकार एक्शन मोड में आ रही है और कोरोना के इतर भी जो विषय हैं, जो मध्य प्रदेश को वापस ट्रैक पे लेके आना है आर्थिक विकास के, उस पर विचार होगा। तो कहीं ना कहीं अनलॉक का संकेत देती है बैठकें। तो एक पॉलिटिकल अनलॉक बीजेपी के लिए, ये शब्द एकदम सही होगा। पंकज जी भी सहमत होंगे, क्योंकि सिंधिया जी के लिए भी कैबिनेट का रास्ता अनलॉक होने जा रहा है, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। और पंकज जी की सहज मुस्कान बता भी रही है कि खबर में बहुत दम है। जी पंकज जी, तो एक अनलॉक करने की कोशिश है, पॉलिटिकली भी, संवाद के स्तर पर भी, उस तनाव को भी निकालने की कोशिश की है जो बीते 2-3 महीनों से कोरोना की वजह से या अन्योन्य कारणों की वजह से भी फिजाओं में रहा है, उन सबको डिफ्यूज करने की एक कोशिश इस बैठक के जरिए। जी देखिए शरद जी, बहुत सारी चीजों को डिफ्यूज करना है और एक नए प्रकाश की ओर चलना है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर बड़ी इनकी एक लोकप्रिय कविता सम देश भर में पॉपुलर है। सेना के जवानों से लेकर अनुपम खेर जी इनके दीवाने हैं, इनके नाम में प्रकाश जुड़ा है। इन्होंने तिमिर को लेकर बहुत अच्छा, अंधेरे को लेकर लिखा है, तो बहुत स्पष्ट। और शरद जी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया है, सतत प्रवाह है। और शरद जी, जहाँ सतत प्रवाह होता है वहाँ स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता और शीतलता सब होती है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखेंगे संगठन के स्तर पर नियमित रूप से बैठकें चलती रहती है। और आज संगठन ने तय किया कि हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर उनका जन्म जयंती 6 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। हर बूथ को पर वैक्सीनेशन के इंतजाम है, उसके लिए स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे। और सरकार तैयारी कर रही है कि 1, 2, 3 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में मास लेवल का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी की शरद जी बराबर चिंता इस बात को लेकर है कि दूसरी वेव में हम मानते हैं कि थोड़ी सी असुविधा हुई, पर तीसरी वेव संभवतः मध्य प्रदेश में ना आए, और यदि आए भी तो इतनी पुख्ता तैयारी हो कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग निश्चिंत रहें कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है, तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसका लाभ शरद जी है जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर यदि जब आपकी सरकार के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के लोग यदि सक्रिय नजर आते हैं और उनकी भागीदारी और योजनाएं जनता के विकास से और अनलॉक की तरह जुड़ी नजर आती हैं, तो लोगों में उत्साह आता है। और इसके लिए शरद जी एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई
कि जिस प्रकार आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है मध्य प्रदेश का, जो हमारा आर्थिक मेरुदंड क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको सबल और सशक्त बनाना है। तो बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार, संगठन ने, दोनों ने काम किया है और उद्देश्य शरद जी यही है कि मध्य प्रदेश का विकास, जिस प्रकार का डेंट, जिस प्रकार का प्रहार इस कोरोना ने मध्य प्रदेश के लोगों पर किया है, देश भर में किया है, और हम यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे क्षति इससे हुई है। तो उन क्षति से कैसे उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन दोनों सजग, सतर्क हैं और प्रतिबद्ध हैं, और इसलिए शरद जी सार्थक परिणाम मिलेंगे। बात हफीज सर। देखिए शरद जी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं बल्कि जनता के मुद्दे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भाजपा से सवाल कई सारे हो जाते हैं, 1,70,000 मौतों के ऊपर सवाल होने लगेगा भारतीय जनता पार्टी से, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोरोना काल के अंदर पूरी तरह से जो पार्टी नाकाम हो गई है, जिसकी सरकार, उससे लाखों सवाल हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने चिरागों को बुझता हुआ देखा है, जिन्होंने अपनों की सांसों को खड़ता हुआ देखा है, जिन्होंने अस्पताल में बिस्तर की कमी की वजह से अपनों को खोया है। अब इस सारी नाकामी के साथ साथ हमारे साथ जो इकोनॉमिक नाकामी है वो भी सामने है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की नाकामी भी सामने है। कोई भी इस तरह से अनलॉक के अंदर कोई बात ऐसी नहीं की गई जिससे कि वापस पटरी के ऊपर जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है चल जाए, किसी की आर्थिक सहायता हो, कुछ हो। इन सारे सवालों के बाद सबसे बड़ा सवाल 1,70,000 मौतों के ऊपर था। इन सब से ध्यान हटाने के लिए डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि एक तरफ संगठन की मीटिंग, एक तरफ सत्ता की मीटिंग। उस सत्ता की मीटिंग में क्या कहीं पर यह सवाल हुए, क्या कहीं पर इस पर चर्चा हुई कि साहब जो 1,70,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जो रिपोर्ट आई है इतने बड़े संस्थान की, उसके ऊपर चर्चा की गई? क्या नहीं की गई? उसके साथ साथ जो लोग बाहर रह गए हैं इस पूरे दायरे से, जिनको कोरोना काल के अंदर हमने खो दिया लेकिन वो कोरोना से नहीं माने जाते हैं, उनको कुछ मुआवजा देने की बात हुई? नहीं हुई। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, पर भारतीय जनता पार्टी इन पर बात नहीं करेगी। ये हमेशा की तरह होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको जानते भी हैं और आपका एक बहुत लंबा तजुर्बा भी है। इन्होंने तो गौ कैबिनेट बनाई, सबसे पहले उन्होंने कृषि कैबिनेट बनाई। कृषि कैबिनेट से लोगों का, किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। वो ऐसी कृषि कैबिनेट बनाई गई, पहली बार तो कृषि मंत्री उसमें नहीं आते थे, किस कृषि मंत्री जी को या बुलाया नहीं जाता था। कितना बड़ा विषय बन गया था चर्चा का ये सारा का सारा। क्या किसानों की समस्याएं उससे कोई हल हुई? क्या उनमें जो मुद्दे उठाए गए थे वो पूरे हुए? नहीं हुए। आज भी किसान परेशान है। उसके बाद गौ कैबिनेट बनाई गई। गौ कैबिनेट से क्या हमारी गौ माता की हत्याएं रुक गई? नहीं रुकी। यहाँ पर भी आज हर जगह हम देखते हैं किस तरह से पूरे मामले सामने आते हैं। उसके साथ साथ ही जितनी चीजें कर रहे हैं उन पे हो क्या रहा है? एक आखिरी चीज, हनुवंतिया के ऊपर ले गए थे कैबिनेट मीटिंग कराने के लिए खंडवा जिले के अंदर, कहा गया था इससे टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश का, हमारी कैबिनेट मीटिंग यहां पर होगी और निर्णय भी लिए गए थे उसमें। लेकिन उनका क्या हुआ? हमारे टूरिज्म का क्या स्तर रहा? कोविड की बात छोड़िए, कोविड से आगे पीछे भी जो सारी चीजें सामान्य हुई उसमें भी क्या रहा? तो इस तरह की चीजें इनकी करती रहती हैं। आखिरी के अंदर पंकज जी को बधाई देना चाहूंगा। मुझे खुशी हुई कि उनकी काबिलियत इतनी ज्यादा है कि जिस तरह से वो कांग्रेस का पक्ष लेते थे, जिस तरह से कांग्रेस के लिए वो मुद्दे उठाते थे, आज उन्होंने भाजपा के लिए इस तरह से मुद्दे उठाकर आज इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मैं कहता हूं कि पंकज जी को मुख्य प्रवक्ता बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। ये मेरा उनके लिए सम्मान है कि मैं कहता हूं कि काबिलियत देखिए, इंसान जहां जाता है अपनी काबिलियत दिखाता है और काबिलियत का मुजाहरा हम सब ने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके हृदय के बिल्कुल अंतरतम कॉर्नर से ये प्रशंसा पंकज जी के लिए निकली होगी, क्योंकि प्रेम पुराना है और पुराना प्रेम जो है वो पुराने शुद्ध घी या बासमती चावल की तरह होता है, जिसकी महक समाप्त नहीं होती। और ऐसी भावना पंकज जी की भी आपके प्रति है और यही राजनीति का वो सौहार्द है जो बहुत ज़रूरी भी है। हर्षवर्धन जी, अगर मैं इसको कोरोना चुनौतियों से अलग देखूं तो कई बार संवाद, क्योंकि आप और हम कम्युनिकेशन के ही विद्यार्थी हैं, संचार के ही विद्यार्थी हैं, एक पत्रकार और एक राजनेता संचार का ही सबसे बड़ा विद्यार्थी होता है। संचार के लेवल पर आप इस बैठक में क्या देखते हैं? हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, लेकिन कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जहां हमें लगता है कि नहीं, खुलकर बात होनी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, और मुझसे आप खुलकर बात करिए और मुझसे आंख मिलाकर बात करिए और मुझे देखिए ज़रा, मैं आपसे मिलकर, क्योंकि वो एक जो प्रेजेंस है, ये जो वर्चुअल बैठकें हैं ये कम्युनिकेशन के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताती कि सामने के कॉर्नर पर या फला ज़िले के बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी महोदय कितनी गंभीरता से मेरी बात को सुनकर उसको अपनी कार्यप्रणाली में उतारने वाले हैं। तो ये कैबिनेट के जो सदस्य हैं, वरिष्ठ, कनिष्ठ, युवा, अनुभवी, इन सब के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग की भी कोशिश रही ही होगी। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं इसे डेस्टिनेशन मीटिंग कहूँगा कैबिनेट की। तो इसके दो मकसद हैं साहब। एक तो अगर आप किसी ख़ास स्थान पे कोई मीटिंग रखते हैं तो आप उसको प्रचारित करना चाहते हैं कि हमने वहाँ रखी। दूसरी बात, जिस तरीके से अधिकांश मीटिंग्स अब तक वर्चुअल हो रही थी, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के बीच संवाद का स्तर थोड़ा सा कम था क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पे बैठे होते थे, लेकिन अब जबकि रूबरू बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो संवाद बढ़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही सिंधिया का उदय होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, एक नया ध्रुव सिंधिया बन जाते हैं। तो इसके बाद सिंधिया के मंत्री भी, यानी सिंधिया माफ़ कीजिए अब तो बीजेपी के आ गए, लेकिन सिंधिया खेमे के मंत्री भी कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो आप लाख बात कर लीजिए लेकिन थोड़ी बहुत विभाजक रेखा रहती है साहब कि ये वो हैं और हम वो हैं। तो सभी पहलुओं को साधने की कोशिश भी होती है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कुछ सत्ता के स्तर पे, मैंने मतलब समझे कि निगम मंडल के स्तर पे जो बदलाव हैं वो संभावित हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ति परीक्षण भी होता है कि किसमें कितना दम है और किस तरीके से विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के लिए जिनके पास सत्ता की बागडोर है, ये एक मौका था कि वो अपने मंत्रियों से संवाद कर सकें और जो भविष्य में चुनौतियां आ सकती, क्योंकि देखिए सिंधिया खेमे के जो लोग आए हैं उनको लेके हम अगर ये मान लें साहब कि भाजपा के जो मूल डीएनए के लोग हैं सब सहज हैं, तो ये कहना गलत होगा। तो संतुलन स्थापित करने का एक मौका भी था ये डेस्टिनेशन मीटिंग। पंकज जी, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? हर्षवर्धन जी बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, उनका अपना विश्लेषण है, पर मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को बाहर से रहकर समझता था और भीतर रहकर समझता हूं, तो शरद जी वहाँ कोई ध्रुवीय व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन करना सशक्त धरातल है कि वहाँ किसी प्रकार के ध्रुव की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और संगठन के उस धरातल में इतनी सक्षमता, सबलता और सशक्तता है शरद जी की जिस कार्यकर्ता में योग्यता क्षमता होती है उसका कैसे उन्नयन होता है, हमने तमाम उदाहरण देखे। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हैं। एक साधारण कार्यकर्ता से मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री। विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद और खजुराहो से सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप अनुमति दें तो हफीज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। पंकज भाई, मैं सिर्फ एक सवाल जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बाहर रहकर देखते थे, जो आरोप लगते थे, व्यापम हो, डंपर हो, बहुत सारे के अंदर जाके अब आपको लगता है कि वो आरोप नहीं है, वो आरोप सिरे से खारिज कर दिए गए, या एक चौथे टर्म का आप सही मानते हैं? पिछले टर्म जो थे वो गलत थे अपनी जगह पर, लेकिन अब सही हो गए हैं, दुरुस्त की। तो आपने अंदर से देखा है, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने अंदर से नहीं देखा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना भूल गया। आपकी सद्भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे अनुज हैं तो स्नेह बना रहता है। और मैं लोकतंत्र में एक ही चीज को पैरामीटर मानता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो आप कभी भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों और कार्यों को सराहेंगे नहीं, क्योंकि आजकल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बन गई है। और कमोबेश यही भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि हम कांग्रेस की कौन सी कमियों को इंगित करके जनता के सामने रखें। पर लोकतंत्र में अब्बास एक ही पैमाना होता है, शरद जी भी सहमत होंगे, वो होता है जनता का चुनाव। और मध्य प्रदेश में पिछले एक लंबे समय से, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हो, मध्य प्रदेश की जनता का स्नेह और आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी पर जो विधायक चुनाव के बाद भी छोड़ दें पार्टी को, तो वो अपने बल के ऊपर तो वो लोकतंत्र के साथ धोखा करते हैं, जो बहुत जगह पे हो रहा है। मुझे लगता है उससे भी हमें असहमत रहना चाहिए। इस तरह की परंपरा का एक शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता कि आरोप लगाना प्रतिपक्ष का काम होता है और उसका उत्तर पक्ष भी देता है, लेकिन निर्णायक लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। इसलिए हमको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस विधायक भी निर्णायक स्थिति में आ गए। अब तो विधायक भी साथ छोड़ चलिए कोई साथ नहीं छोड़ा, सारे विधायक साथ में है। ये सब कपोल कल्पना है, ये अनुमानों के आधार पर कांग्रेस जो है ख्याली पुलाव पकाती है, तो कांग्रेस पकाती रहे। और इसीलिए ये स्थिति है कांग्रेस की कि जो हम सब जानते हैं बेहतर स्थिति है। न संगठन नजर आता है, न कुछ नजर आता है, ये तय नहीं कर पाते। दिग्विजय सिंह जी का एक बयान सब जानते हैं किस प्रकार का बयान है, पूरे संगठन उस पर किनारा कर लिया। वो तो अजय बिश्नोई जी के बयान भी बहुत सारी चीजें बताती हैं पंकज जी। मैं कहूंगा अजय बिश्नोई जी का दर्द है, कुसुम मेदले जी का दर्द है, वो सब भी बयां करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैराशूट लैंडिंग से लंबी चौड़ी जो सूची आई उसमें सुरेंद्र नाथ सिंह जी जैसे लोग रह गए। पंकज जी बहुत शुक्रिया, बहुत सारे बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी बैठक है जिसमें
बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के पीछे की चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से हल हुई होंगी। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति आँखों में विश्वास, एक दूसरे से मिलने में एक दूसरे के प्रति गहरा भरोसा और एक दूसरे के प्रति एक ये भाव कि नहीं हम साथ चले हैं और साथ चलते रहेंगे और हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे, ये बिटवीन द लाइंस रहा होगा। और जो पर्दे के सामने है वो है तीसरी लहर का सामना करने की पूरी तैयारी, कोरोना के कारण जो आर्थिक हालात हैं उनसे निपटने की चुनौती और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को फिर से डेवलपमेंट के फ्रंट पर आगे बढ़ाने का एक प्रयास। इस तरह की एक समन्वित कोशिश इस बैठक में ज़रूर रही होगी। शुभकामनाएं इन चीज़ों के लिए और उन तमाम मसलों के लिए भी जो बिटवीन द लाइंस भी रहे हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी और उनकी पूरी कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट के लिए भी।